हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप जीपेट के एस्पिरेंट हैं, आपको बी फार्मेसी के बाद एम फार्मेसी में एडमिशन लेना है, तो आपको पता होगा कि कल 29 मई को जो NBEMS है, उन्होंने जीपेट 2025 का ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ कर दिया है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे उन्होंने अपना मार्क्स कैलकुलेट कर लिया होगा। और एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है कि जो आंसर की है उसमें बहुत सारी मिस्टेक है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है कन्फ्यूजन में है कि हम क्वेरी रेज करें कि नहीं, चैलेंज करें कि नहीं उस क्वेश्चन को। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कौन सा जो क्वेश्चन है उसको आपको चैलेंज करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी ऐसे ही वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, जो कैप राउंड होगा एडमिशन से रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग हम सब वीडियो अपलोड करेंगे। तो देखो, जो सबसे पहला और सबसे कॉमन क्वेश्चन है, जो सबका मतलब ऐसा है कि भाई एक गलत ही है क्वेश्चन, सबका मानना है, वो ये वाला है, ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड एंटर इन TCA साइकिल एक्सेप्ट। तो देखो, सबसे पहली बात ना, ग्लाइकोजेनिक नहीं, यहाँ पर ग्लूकोजेनिक होना चाहिए था। ग्लूकोजेनिक यानी कि जो ग्लूकोज कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका आंसर ना, मतलब ऑप्शन ही गलत है। जो सारे के सारे ऑप्शन हैं वो TCA साइकिल में आते हैं, तो ये ऑप्शन ही गलत है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ना इस क्वेश्चन का सबको 4 मार्क्स मिल जाए। सबको मिलेगा, जिसने किया था उसको भी मिलेगा, जिसने नहीं अटेम्प्ट किया था उसको भी मिलेगा। क्योंकि देखो, जिसने अटेम्प्ट किया था उसको तो मिलने ही वाला है, और जिसने नहीं अटेम्प्ट किया था ना, उसका क्या है कि बोर्ड सोचेगा कि भाई मैंने ऑप्शन ही गलत दिया है, तो क्या पता उसको आता हो एक क्वेश्चन लेकिन उसने किया ही ना हो। तो ये सबको मिलेगा, इसका मार्क्स 4 मार्क्स, टेंशन मत लो। यहाँ पर आप ये देख सकते हो TCA साइकिल और उसके इंटरमीडिएट कहाँ से घुसते हैं TCA साइकिल में। यहाँ से एलानिन और ग्लाइसिन आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो लाइसिन ल्यूसिन आ जाता है, यहाँ पर ग्लूटामेट अल्फा कीटोग्लूटारेट में आ जाता है। तो लगभग सारी जो ऑप्शन है ना, बिल्कुल ही राइट है। तो एक क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिलना चाहिए। उसके बाद सेकेंड एक आता है क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन फॉर टूलिंग हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड बाय। तो देखो, इसमें 4 ऑप्शन है, नेशनल ड्रग कोड, फिजिशियन डेस्क रेफरेंस फॉर इंडस्ट्री, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, और डी है एकेडमिक ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस। और इसका आंसर जो है NBMS ने बताया है कि जो ऑप्शन 4 है, एकेडमी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, ये आएगा, जो कि सही है। तो इसमें आपको कुछ क्वेरी रेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है इसका राइट ही आंसर है। इंडियन फार्माकोपियल कमीशन नहीं आएगा, क्योंकि IP में कहीं भी टूलिंग के बारे में मेंशन नहीं है। और यहाँ पे अगर ऐसा होता कि इंडियन फार्माकोपिया, तो एक टाइम को सोच भी सकते थे कि वही आंसर होता, लेकिन यहाँ पर इंडियन फार्माकोपियल कमीशन दिया है, जो कि फार्माकोपिया को पब्लिश करता है। तो डायरेक्ट यहाँ पर ये आंसर नहीं आएगा। और जो 4th वाला है, एकेडमी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, ये आएगा इसके आंसर। कैसे? यहाँ पर देखो, जो एकेडमिक ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस है ना, वो अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशंस, इसका एक पार्ट है। ये ना USA का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी फार्मासिस्ट है उनका एक ग्रुप है। और जो भी टैबलेट का मशीन होता है, कंप्रेशन मशीन, उसका टूलिंग का स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन करते हैं। टैबलेटिंग स्पेसिफिकेशन मैनुअल, TSM करके एक इन लोग का मैनुअल बुक आता है। इसमें ये लोग टूलिंग के बारे में बताते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक उनका आर्टिकल पढ़ सकते हो। The manual was first published in 1971 and was initially referred to as IPT standard specification। और यहाँ पर देखो लास्ट में क्या दिया है, The manual is currently in 7th edition। और यहाँ पर है कि because it has been developed by the Industrial Pharmaceutical Technology section of APHA, यानी कि अमेरिकन फार्मास्यूटिकल्स एसोसिएशंस, एकेडमी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस। तो इसका आंसर यही आएगा, ऑप्शन जो डी है सही है। इसमें आपको क्वेश्चन रेज करने की, चैलेंज करने का ज़रूरत नहीं है इसको। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 25 किसी सेक्शन में तो है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन ऑफ थिक्सोट्रोपिक मटेरियल। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट है उनका मानना है कि विस्कोमीटर आएगा। देखो, विस्कोमीटर इसका ना आ सकता था अगर प्लेनीमीटर नहीं होता तो, क्योंकि विस्कोमीटर से भी होता है, लेकिन विस्कोमीटर मोस्ट करेक्ट आंसर नहीं है। और NBMS ने पहले ही कहा था कि जो मोस्ट करेक्ट आंसर रहेगा, जो मोस्ट सूटेबल आंसर रहेगा, उसको ही कंसिडर किया जाएगा, उस ऑप्शन को। तो यहाँ पर देखो, प्लेनीमीटर आएगा, बाकी रोटामीटर तो आएगा नहीं, और मीटर आएगा नहीं, विस्कोमीटर नहीं आएगा। तो इसका प्लेनीमीटर आएगा। और इसका प्रूफ हम देख सकते हैं, जो आपका जो ये वाला बुक है,
लैकमैन का द इंडस्ट्रियल फार्मेसी, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इसमें मेजरमेंट ऑफ थिक्सोट्रोपी, ये जो सेक्शन है ना, इसमें डायरेक्ट लाइन में लिखा गया है। देखो यहाँ पर quantitative estimation of thixotropy can be made from estimating the area of hysteresis, which is measurement of thixotropic breakdown. It can be obtained with the use of planimeter. So planimeter simple इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। इसमें कुछ क्वेश्चन रेज करने की, क्वेरी रेज करने की, चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपका 200 रुपया बर्बाद हो जाएगा, तो इसका प्लेनीमीटर ही आएगा। उसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन है, स्टेशनरी फेज यूज इन स्टेरॉइड सेपरेशन बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी इज। 4 ऑप्शन है, एसिटाइलेटेड, काइसलगोर, सिलिका एंड कार्बोक्सिल पेपर। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, हम लोग को सेपरेट क्या करना है, स्टेरॉइड को सेपरेट करना है। और जो स्टेरॉइड है वो पोलार तो होता नहीं है, नॉन पोलार या फिर लिपोफिलिक होता है। अब अगर हमको लिपोफिलिक सब्सटेंस को मिक्सचर में से सेपरेट करना है, तो जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है वो भी नॉन लिपोफिलिक या नॉन पोलार या फिर लिपोफिलिक होना चाहिए। तो हमारा जो स्टेशनरी फेस है अगर एसिटाइलेटेड रहेगा, एसिटाइलेटेड यानी कि CH2 CH2 CH3 ग्रुप ऐसे ऐड होते जाएगा, तो उसका जो नॉन पोलैरिटी है वो बढ़ेगा, पोलैरिटी कम होगा, यानी कि स्टेशनरी फेस पोलार बनते जाएगा। तो सिंपल इसका आंसर जो ए है बताया यहाँ पर बोर्ड ने, NBMS ने, वो सही बताया है। काइसल गुर देखो यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि काइसल गुर ना अपना पेपर क्रोमेटोग्राफी में मोस्ट कॉमनली यूज़ नहीं होता है। यहाँ पर आप इसके प्रूफ भी देख सकते हो। और काइसल गुर हो गया और आपका जो यहाँ पर एसिटाइलेटेड पेपर हो गया, दोनों में से सबसे ज़्यादा सबसे जो मैक्सिमम नॉन पोलैरिटी है वो आपका एसिटाइलेटेड पेपर का है, इसलिए एसिटाइलेटेड पेपर जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। यहाँ पर एक जर्नल है, जर्नल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, इसमें भी यहाँ पर देख सकते हो एसिटाइलेटेड पेपर वॉज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस बाय, यहाँ पर उसके बाद देखो क्या लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है कि एसिटाइलेटेड पेपर जो होता है वो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होता है। रिवर्स फेज में आपको पता ही है जो स्टेशनरी फेज है और नॉन पोलर हो जाता है, और लिपिड और स्टेरॉइड के सेपरेशन के लिए यूज़ होता है। तो इसका आएगा यहाँ पर एसिटाइलेटेड पेपर सही है। इसमें भी क्वेश्चन आप चैलेंज रेज मत करना। यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे अल्काइल ग्रुप जब बढ़ते जाता है तो नॉन पोलैरिटी बढ़ते जाता है। उसके बाद एक अगला है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्ग एक्टिंग GnRH अगोनिस्ट एक्सेप्ट। देखो GnRH क्या होता है, आपने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी हार्मोन में पढ़ा होगा। GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि FSH और LHH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। और GnRH जो हार्मोन है इसमें क्या बोला है कि सारे अगोनिस्ट है, लेकिन एक नहीं है, कौन सा। तो देखो यहाँ पर है गेनिरेलिक्स, बसरेलिन, ट्रिप्टोरेलिन एंड काबेरगोलिन। तो देखो यहाँ पर ना आंसर बोर्ड ने बताया है कि काबेरगोलिन है, लेकिन एक आंसर नहीं है, और गेनिरेलिक्स भी यहाँ पर आंसर नहीं है। तो GnRH एगोनिस्ट बसरेलिन और ट्रिप्टोरेलिन ये दोनों हैं, लेकिन गेनिरेलिक्स और काबेरगोलिन ये दोनों GnRH एगोनिस्ट नहीं हैं। तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी मोस्ट सूटेबल यहाँ पर जो ऑप्शन ए है गेनिरेलिक्स ए है, क्योंकि यहाँ पर देखो आगे प्रूफ दिखाता हूँ आपको। ये आपका यहाँ पर एक बेसिक एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बुक है कैटजंग का, और यहाँ पर क्या बोला है एक सेक्शन में पेज नंबर 671 और 672 पे बताया गया है कि जो GnRH रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है और वो कौन कौन से हैं। वो हैं गेनिरेलिक्स, सेट्रोरेलिक्स और डेगारेलिक्स, और हमारे ऑप्शन में गेनिरेलिक्स बोला है। तो ये तो हो गया, एक आंसर आ सकता है कि गेनिरेलिक्स। अब काबेरगोलिन कैसे हो सकता है, डोपामाइन अगोनिस्ट में ब्रोमोक्रिप्टिन एंड काबेरगोलिन आर अर्गे डेरिवेटिव एंड विथ हाई एफिनिटी फॉर डोपामाइन D2 रिसेप्टर। तो काबेरगोलिन है वो भी आंसर आ सकता है, क्योंकि ये भी GnRH एगोनिस्ट है ही नहीं। लेकिन मोस्ट सूटेबल जो है वो आपका गेनिरेलिक्स होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर GnRH हार्मोन के बारे में बोला है, और यहाँ पर जो काबेरगोलिन आंसर बोर्ड ने बताया है वो तो डोपामाइन से जुड़ा हुआ है। तो मोस्ट सूटेबल आंसर गेनिरेलिक्स है, इसलिए यहाँ पर आप चैलेंज कर सकते हो, क्वेश्चन रेज कर सकते हो। और देखो कोई भी एक आदमी करने वाला है, कोई भी एक स्टूडेंट करेगा, तो सबका आंसर अगर सही रहेगा तो सबको वहाँ पर मार्क्स मिलेगा। तो टेंशन मत लो कि अगर मैंने नहीं किया तो क्या पता मुझे वो मार्क्स मिलेगा, नहीं क्या नहीं मिलेगा मार्क्स। अगर कोई भी करता है
करता है क्या, कोई करेगा ही, तो कोई भी करता है वहाँ पर तो मार्क्स आपको मिलने वाला है उसका। उसके बाद यहाँ पर देखो केडी त्रिपाठी में भी आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हो। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन अगर देखते हैं तो जीएनआरएच एगोनिस्ट में नाफारेलिन, ट्रिप्टोरेलिन है, गोसेरेलिन है एंड लिप्रोलाइड है। एंड एंटागोनिस्ट में गैनिरेलिक्स एंड सेट्रोरेलिक्स है। उसके बाद यहाँ पर काबेरगोलिन जो है वो D2 अगोनिस्ट है। तो मोस्ट सुटेबल आंसर गैनिरेलिक्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो गए हैं। पूछा क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो। मिथोट्रिक्सेट इज द क्लासिकल एंटी मेटाबोलाइट ऑफ फोलिक एसिड स्ट्रक्चरली डिराइव बाय एन मिथाइलेशन ऑफ पाबा पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड रेसिड्यू एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टेरिडीन हाइड्रोक्सिल बाय द फॉलोइंग बायो आइसोस्टेरिक ग्रुप। तो यहाँ पर पूछा क्या है ना कि देखो सबसे पहले तो ये लोग ने बताया है कि जो मिथोट्रिक्सेट है एक एंटी कैंसर ड्रग है, आपको पता ही होगा, जो कि पाबा का फोलिक एसिड का एनालॉग है। और इसमें जो पाबा ग्रुप होता है उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है, साथ ही टेरिडीन ग्रुप जो है उसका मॉडिफिकेशन होता है। तो कौन सा बायो आइसोस्टेरिक ग्रुप डालते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH की जगह पे कौन सा ग्रुप डालते हैं, ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं ना वो CH3 कर दिए हैं और नेट पर ढूंढ के बता रहे हैं कि गूगल पर भी हमें CH3 मिला, लेकिन इसका आंसर बोर्ड ने NH2 अमाइनो ग्रुप बताया है, जो कि बिल्कुल सही है। कैसे, यहाँ पर बोला है कि रिप्लेसमेंट टेरिडीन रिंग पे क्या है। तो देखो टेरिडीन रिंग कहाँ पर है, टेरिडीन रिंग ना आपका ए वाला पार्ट हो गया, ए हो गया आपका फोलिक एसिड का स्ट्रक्चर। इसमें टेरिडीन रिंग पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर OH ग्रुप है 1 2 3 4, यहाँ पर 4th पोजीशन पे जो है आपका OH ग्रुप है। और यहाँ पर मिथोट्रिक्सेट का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये हो गया टेरिडीन रिंग, और यहाँ पर OH की जगह मिथोट्रिक्सेट में NH2 है। तो सीधा सीधा आंसर हो गया आपका NH2 ही आएगा, मिथाइल ग्रुप आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो रिंग बोला है टेरिडीन, ना कि पिरिडीन पिरीमिडीन, कुछ दूसरा रिंग नहीं बोला है, टेरिडीन बोला है। तो टेरिडीन तो इतना ही पार्ट हो गया ना, तो इतने में OH और NH2 का ही अंतर हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ पर हो गए हैं कि वो ये CH3 को पकड़ के चल रहे हैं, लेकिन भाई ये तो टेरिडीन रिंग का पार्ट है ही नहीं। उसके बाद प्रूफ भी देख लो, आपका जो स्टैंडर्ड बुक है मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए, विल्सन एंड गिसवोल्ड टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 12th एडिशन, इसमें डायरेक्ट लिखा गया है, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में लिखा है। देखो, फोलिक एसिड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर एंटी फोलेट एंटी कैंसर ड्रग आर शोन इन फिगर 10.10। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा है, Methotrexate is the classic anti-metabolite of folic acid and structurally derived by an methylation of para-aminobenzoic acid residue and replacement of pteridine hydroxyl group by bioisosteric amino group। तो ये जो बोर्ड है NBMS वालों ने, GPET वालों ने एक क्वेश्चन भी यहीं से देखो उठा के बनाया है, सेम टू सेम लाइन, क्लासिक एंटी मेटाबोलाइट, तो सेम टू सेम यहीं से बनाया है, NH2 ही आने वाला है। इसी में भी ज़्यादा आप दिमाग मत लगाओ, अपना चैलेंज मत करना इसको, आपका पैसा बर्बाद होगा। तो इसका NH2 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हुआ है, जैसे कि बोला है अ पाउडर हैज़ कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स वैल्यू इन द रेंज ऑफ 12 to 16, द फ्लोएबिलिटी ऑफ द पाउडर इज। तो 12 से 16 का रेंज है, तो गुड, पुअर, एक्सीलेंट, फेयर क्या होगा। तो बहुत सारे लोगों को गुड और एक्सीलेंट, फेयर वगैरह में कन्फ्यूजन हो गया है, और बोर्ड ने इसका आंसर गुड दिया है, तो गुड ही आने वाला है। कैसे, देखो सारे जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें गुड ही दिया है, बस आपका जो एक लेकमैन की कौन सा है मार्टिन, उसमें थोड़ा किसी एडिशन में ना प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट उसका भी रेफरेंस दे रहे हैं कि देखो इसमें तो ऐसा दिया है, नहीं उसमें वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसका नहीं माना जाएगा। इसमें देखो यहाँ पर ये आपका एक ऑल्टन का बुक आता है, उसमें क्या दिया है 1 से 10 एक्सीलेंट और 11 से 15 गुड दिया है। पूछा क्या था 12 से 16, तो यही लगभग इसके पास ही हो गया है ना, 11 से 15, 12 से 16। और जितना भी आप रिसर्च पेपर निकालोगे, उसके बाद इंडियन फार्माकोपिया, अब फार्माकोपिया से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता, फार्माकोपिया में भी 11 से 15 दिया है। देखो 11 से 15, और पूछा था कि 12 से 16, तो लगभग यही हो गया गुड के कैटेगरी में ही, तो गुड आएगा इसका कुछ चेंज नहीं होने वाला है, इसका गुड ही आएगा। उसके बाद देखो एक ISO वाला पूछा गया था कि ISO स्टैंडर्ड
प्रेजेंटिंग द मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग इसका बोल रहे हैं कि ISO 9002 आ सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मुझे नेट पर तो 9002 ही दिख रहा है। देखो, नेट का भरोसा मत करो। अगर आपको किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना भी होगा ना बोर्ड को, तो आप गूगल का स्क्रीनशॉट लेके भेजोगे क्या? वहाँ पर आपको ऑफिशियल रेफरेंस बुक का PDF अपलोड करना होता है। तो इसका आंसर बोर्ड ने बोला है 9001, 9001। तो सही बोला है, 9001 ही आएगा। कैसे? यहाँ पर ऑफिशियल प्रूफ देख लो ना, ये यहाँ पर ISO का वेबसाइट है। तो ISO 9001 1994 जो था, यहाँ पर देखो, क्वालिटी सिस्टम मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग, इसको अभी रिवाइज करके ISO 9001 2015 कर दिया है। और इसका जो सब क्लोज 8 है ना, इसमें बताया गया है, सेम टू सेम ये लाइन लिखा हुआ है, जाकर देख सकते हो। तो ये भी जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर सही है, इसमें भी आपको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो आगे एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर इज एसोसिएटेड विथ ऑप्शन ए इंक्रीज इन विस्कोसिटी, बी डिक्रीज इन विस्कोसिटी, सी सॉलिड एंड लिक्विड बिहेवियर, और डी सोल जेल सोल ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो, यहाँ पर बोर्ड ने बोला है सोल जेल सोल ट्रांसफॉर्मेशन, बोर्ड के अनुसार ए राइट आंसर है। अब हम दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड बिहेवियर, ये तो आएगा ही नहीं। उसके बाद इंक्रीज इन विस्कोसिटी या डिक्रीज इन विस्कोसिटी। तो थिक्सोट्रोपी स्टैंडर्ड बुक के अनुसार ना सोल जेल सोल नहीं, जेल सोल जेल, ए वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर ऑप्शन 4 ऐसा होता, जेल सोल जेल, तब हम बोल सकते थे कि ऑप्शन 4 आता, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन ही गलत दिया है, सोल जेल सोल ऑप्शन दिया है। तो एक क्वेश्चन में ना सबको 4 मार्क्स मिल सकते हैं। और इसमें भी ना मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर डिक्रीज इन विस्कोसिटी ए हो सकता है। देखो यहाँ पर डिक्रीज इन विस्कोसिटी, क्योंकि जेल से सॉल्यूशन बनेगा तो विस्कोसिटी कम होगा, लेकिन फिर विस्कोसिटी इंक्रीज भी तो होता है। जब स्ट्रेस हटा देंगे तो जेल का सोल, फिर सोल से जेल वापस बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों डाउटफुल है, यहाँ पर दोनों हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट बी हो सकता है। डी वाला जो ऑप्शन है, और ये ऑप्शन ही गलत है। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन रॉन्ग डिज़ाइन किया गया है, ऑप्शन ही इसमें सारे गलत हैं। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि 4 मार्क्स बोनस मिल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि थिक्सोट्रोपिक मटेरियल बिकम लेस विस्कस ओवर टाइम, और यहाँ पर मार्टिन्स के बुक में यहाँ पर लिखा है कि थिक्सोट्रोपिक रिवर्सिबल है इसीलिए विस्कोसिटी पहले अगर कम होता है जेल से सॉल्यूशन बन के, लेकिन बाद में सॉल्यूशन से वापस जेल बनेगा तो विस्कोसिटी इंक्रीज भी होगा। तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, देखते हैं कि आगे क्या होता है इसमें। हाँ, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, विच नासल डीकंजेस्टेंट इज अ सिलेक्टिव अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर अगोनिस्ट। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि इसमें ऑक्सीमेटाजोलिन दिया है आंसर बोर्ड ने, लेकिन ऑक्सीमेटाजोलिन तो अल्फ़ा 1 का है। हाँ, अल्फ़ा 1 का ही है ऑक्सीमेटाजोलिन। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। मोंटेलुकास तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो आपका जो लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट है। सिट्रीजिन तो हिस्टामाइन से जुड़ा हुआ है, लोराटाडिन भी हिस्टामाइन से जुड़ा हुआ है। तो बचता है ऑक्सीमेटाजोलिन। तो यहाँ पर बोर्ड ने ऑक्सीमेटाजोलिन का है अल्फ़ा 2, लेकिन यहाँ पर अगर आप स्टैंडर्ड बुक देखोगे ना, इसमें तो कुछ अलग ही लिखा है। ये आपका कैटजंग का स्टैंडर्ड बुक है फार्माकोलॉजी का, बहुत ही पॉपुलरली यूज़ होता है। इसमें तो दिया है कि अल्फ़ा 2A रिसेप्टर अगोनिस्ट ऑक्सीमेटाजोलिन, इसमें तो ऑक्सीमेटाजोलिन दिया है। उसके बाद यहाँ पर KD त्रिपाठी देख लेते हैं। तो KD त्रिपाठी का पेज नंबर जो 149, इसमें क्या दिया है? The imidazoline compound nafazoline, xylometazoline and oxymetazoline are relatively selective alpha 2 agonist, इसमें भी बोला है। उसके बाद लिपिन कोट एक बुक आता है, बहुत ही पॉपुलरली यूज होता है। इसमें क्या बोला है? oxymetazoline is direct acting sympathetic adrenergic agonist that stimulate both alpha 1 and alpha 2 receptor agonist।
तो यहाँ पर देखो ऑक्सीमेटाजोलिन जो है ना वो अल्फ़ा 1 भी है, अल्फ़ा 2 अगोनिस्ट भी है, और यहाँ पर ऑप्शन में अल्फ़ा 2 बोला है तो ऑक्सीमेटाजोलिन ही आएगा। देखो थोड़ा कॉमन सेंस है इसमें। बाकी जो मोंटेलुकास्ट, सेट्रिजिन एंड लोराटाडिन हो गया, ये तो कहीं से भी एड्रिनर्जिक रिसेप्टर से जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो आपको सिंपली ऑक्सीमेटाजोलिन पे ही क्लिक करना चाहिए था। तो एक क्वेश्चन भी बिल्कुल ही सही है, इसमें भी आप डाउट रेज नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, क्योंकि सारा का सारा प्रूफ बोर्ड के पास पहले से मौजूद है। यहाँ पर काइटजंग का है, केडी त्रिपाठी का है, लिपिन कोट का, सब में लिखा हुआ लाइन बाय लाइन मौजूद है बोर्ड के पास, तो इसको नहीं चैलेंज कर सकते। उसके बाद क्वेश्चन 24 एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मास्किंग एजेंट इज यूज टू मास्क द आयरन टू ड्यूरिंग दी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। बोर्ड ने बोला है कि अमोनियम फ्लोराइड, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर पोटेशियम साइनाइड होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वोगेल टेक्स्ट बुक है उसमें ऐसा लाइन लिखा हुआ है, पोटेशियम साइनाइड इज यूज टू मास्क Fe2, CO2, Ni2, Zinc2 बाय फॉर्मिंग स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। तो पोटेशियम साइनाइड जो है वो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर। बाकी अमोनियम फ्लोराइड, ये तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आयरन के टाइट्रेशन में यूज़ ही नहीं होता है। ये एल्यूमिनियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, इसमें यूज़ होता है। थायोग्लिसरॉल, मर्क्यूरी हो गया, कैडमियम हो गया, इसमें यूज़ होता है। उसके बाद ट्राइथेनोलामाइन, एल्यूमिनियम, जिंक एंड कॉपर में यूज़ होता है। तो इसका मोस्ट करेक्ट एंड ट्रस्टेड सोर्स से आंसर पोटेशियम साइनाइड ही आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन एक गलत दिया है बोर्ड ने, इसमें 4 मार्क्स मिलेगा जिसने सही किया होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, विच पैरासाइटिक वर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग लिम्फेटिक फिलारियासिस। तो लिम्फेटिक फिलारियासिस यानी कि हाथी पाँव हो जाता है। ये आपका लास्ट का जो 8th सेम है ना, उसमें एक सब्जेक्ट है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, उसमें का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है, देखो ऑप्शन, एंकाइलोस्टोमा डुओडिनल, ओंकोसेरा वोल्बुलस, ब्रुजिया मलाई एंड डी है निएक्टर अमेरिकेनस। सो बहुत सारे जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ब्रुजिया मलाई नहीं आएगा, उनको सेरा वल्बुलस आएगा, लेकिन देखो इसका राइट आंसर जो है ना वो ब्रुजिया मलाई ही आएगा। क्यों, देख लेते हैं। ये आपका एक स्टैंडर्ड बुक है, पार्क्स टेक्स्ट बुक फॉर सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। तो सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी 8th सेम ये जो सब्जेक्ट है इसके लिए आपका स्टैंडर्ड बुक है। और इसमें ना पहले जो लाइन है ना लिम्फेटिक फिलारियासिस, इस सेक्शन के पहले 2 लाइन में ही लिखा गया है, द टर्म लिम्फेटिक फिलारियासिस कवर्स इन्फेक्शन विथ 3 क्लोजली रिलेटेड नीमेटोड वर्म्स। एक तो है वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी, दूसरा ब्रुजिया मलाई, और तीसरा है ब्रुजिया टिमोरी। तो हमको ऑप्शन में बोला था ब्रुजिया मलाई, तो ब्रुजिया मलाई सिंपल से दिया है बुक में, लाइन में ही दिया है, तो ब्रुजिया मलाई ही आएगा। एक तो ब्रुजिया मलाई या फिर वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी होता तो ब्रुचेरिया बेनक्रॉफ्टी आ जाता, तो इसका ब्रुजिया मलाई ही आने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो ये सारे में से जो वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी है उसी से होता है लिम्फेटिक फिलारियासिस, या फिर ब्रुजिया मलाई या फिर टिमोरी से होता है। उनको सेरा वोल्वुलस से यहाँ पर दूसरा कुछ बीमारी होता है, देख सकते हो। यहाँ पर देख लो आप, एनकाइलोस्टोमाटा डिओडिनल से हुकवॉर्म इन्फेक्शन होता है, उनको सेरस वल्वुलस से उनको सेरियासिस होता है, एंड नेक्टर अमेरिकस से हुकवॉर्म इन्फेक्शन होता है। सो यही थे सारे क्वेश्चन जिसमें लोगों को डाउट था, स्टूडेंट को डाउट था कि क्या इसका आंसर ये है या फिर गलत दिया है बोर्ड ने। तो इसमें से मोस्ट प्रोबेबली ना सिर्फ 2 ही 3 जो हैं कि गलत हैं, बाकी सब सही ही हैं बोर्ड के अनुसार। तो एक तो ये वाला हो गया आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मास्किंग एजेंट, ये वाला पूरी तरह से गलत है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो थिक्सोट्रोपिक वाला, इसमें ऑप्शन ही गलत है, तो इसमें 4 मार्क्स मिलना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखेंगे, हाँ तो ये वाला एक गलत है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्ग एक्टिंग GnRH एगोनिस्ट एक्सेप्ट, तो इसका गेनिलेक्स होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर GnRH के बारे में बोला है। तो काबेरगोलिन जो बोर्ड ने आंसर बोला है, काबेरगोलिन तो डोपामाइन D2 एगोनिस्ट है, तो वो तो डोपामाइन से जुड़ा हुआ है। GnRH से जुड़ा हुआ गेनिलेक्स है जो कि एंटागोनिस्ट है, तो उसका वो हो गया। उसके बाद कौन सा गलत है यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला सही है, ये वाला गलत नहीं है। हाँ ये वाला ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड एंटोरिन TCA साइकिल, तो इसका मार्क्स सबको मिलना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ही गलत दिया है। तो यही कुछ थे 2-4 क्वेश्चन जो थोड़े टेढ़े मेढ़े थे, बाकी सब सही हैं।
और देखो बहुत सारे जो स्टूडेंट ना उनका ऐसा हुआ है कि उन्होंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था ना एग्ज़ाम के टाइम, वो अब दिखा नहीं रहा है, उसकी जगह कहीं दूसरा कुछ दूसरा ऑप्शन दिखा रहा है। मान लो उन्होंने सिलेक्ट किया था कि ए सिलेक्ट किया था, अब दिखा रहा होगा बी, जो कि गलत है। ऐसा हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो क्या इसमें कुछ कर सकते हैं? देखो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास प्रूफ ही नहीं है कि भाई मैंने ए किया था या फिर बी किया था। अब जो हो गया है उसका वही रहेगा। बस आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो अगर आपका गलत आंसर को राइट दिया है या फिर कुछ टेढ़ा मेढ़ा है उसमें, बस यही कर सकते हो। बाकी ये तो प्रोविजनल आंसर की था, फाइनल आंसर की भी आएगा जिसमें सब कुछ राइट रहेगा, वो भी एक बार देख लेना आपके तसल्ली के लिए। तो यही था आज का वीडियो। ये जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आपको कुछ क्वेश्चन रेज करना होगा, चैलेंज करना होगा, तो उसका मैं आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ। तो मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में नेक्स्ट जीपेट के अपडेट्स के लिए, और एडमिशन प्रोसीजर के लिए चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।